बारिश में 150 परिवार वाले ससुराल में आई बहू। गांव में प्रीतम जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके पास सैकड़ों बीघा खेती की जमीन और शहर में कई बड़े बिजनेस होते हैं। उनकी विशाल हवेली किसी महल से कम नहीं होती। हवेली में 150 लोग मौजूद होते हैं। आंगन में बच्चे खेल रहे होते हैं, महिलाएं रसोई में खाना बना रही होती हैं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पूरे घर में हमेशा चहल पहल का माहौल रहता है। अरे सरिता, जल्दी आओ, आज इतने सारे लोगों का खाना बनाना है कि दोपहर हो जाएगी। दीदी, यहाँ तो रोज ही किसी न किसी मेहमान का आना जाना लगा रहता है। जीजा जी की हवेली है ही ऐसी, यहाँ कभी सन्नाटा नहीं होता। परिवार जितना बड़ा होगा घर में उतनी ही खुशियां रहेंगी। सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ गांव के एक छोटे से घर में अंजलि सुबह सुबह तैयार होकर सिलाई फैक्ट्री पहुंचती है। फैक्ट्री में कई महिलाएं मशीनों पर कपड़े सिल रही होती हैं। अंजलि बड़ी मेहनत और लगन से एक खूबसूरत सूट तैयार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी महिला बॉस वहां आकर सूट को ध्यान से देखती है। अरे वाह अंजलि, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सुंदर सूट तुमने सिला है। जी मैडम, मैंने पूरी मेहनत से बनाया है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही ना तो एक दिन कोई बड़ा डिजाइनर तुम्हें जरूर हायर करेगा। फिर तुम्हें इस छोटी फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे माँ पापा को मुझ पर गर्व हो जाए। अंजलि मुस्कुराते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है। तेज बारिश हो रही होती है। प्रीतम जी की आलीशान हवेली के ड्राइंग रूम में आरव बड़े आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठा होता है। उसके हाथ में महंगा मोबाइल होता है। अचानक उसे एक नई ब्रांडेड शर्ट दिखाई देती है। पापा, मुझे ये वाली शर्ट अभी के अभी चाहिए, आज ही लॉन्च हुई है। तभी प्रीतम जी ड्राइंग रूम में आते हैं और मोबाइल में शर्ट देखते हैं। बस इतनी सी बात। वो तुरंत अपने मैनेजर को फोन लगाते हैं। अनुराग, चाहे दूसरे शहर जाना पड़े लेकिन 2 घंटे के अंदर ये शर्ट मेरे बेटे के पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक 2 घंटे बाद अनुराग शर्ट लेकर हवेली पहुंच जाता है। मालिक, पूरे जिले में इस शर्ट का पहला पीस यही आया है। देखा, जो चीज मार्केट में आती है सबसे पहले मेरे पास आती है। अभी ये सिर्फ 150 लोगों के पास ही है। अगले दिन सुबह अंजलि फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकल रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली नेहा भाभी घर के बाहर सिर पकड़कर परेशान बैठी होती हैं। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों बैठी हैं? अरे दीदी, सुबह से रात तक बस खाना ही बनाती रहती हूँ, पूरा दिन रसोई में निकल जाता है। अच्छा, कितना बड़ा परिवार है आपका? 20-25 लोग होंगे? नहीं दीदी, पूरे 150 लोगों का परिवार है। क्या 150 लोग? इतना बड़ा परिवार भी होता है? हे भगवान, कहीं मेरा ससुराल भी इतना बड़ा निकला ना तो मैं तो पहले दिन ही भाग जाऊंगी। मुझे तो अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत पसंद है। दीदी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। दोनों हंसकर अपने अपने काम पर चली जाती हैं। दूसरी तरफ आरव अपनी खुली जीप में गांव की कच्ची सड़क पर अपने 3 दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। चारों रास्ते भर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। खेतों के बीच बनी सड़क पर एक बुजुर्ग महिला सिर पर घास का भारी गट्ठर रखकर धीरे धीरे चल रही होती है। उनकी वजह से जीप की रफ्तार धीमी हो जाती है। यार गाड़ी रोक, इसे अभी रास्ता देना सिखाता हूँ। अरे छोड़ना, 2 मिनट धीरे चल लेंगे। दोस्त गुस्से में जीप से उतरकर बुजुर्ग महिला के पास पहुंच जाता है। हे बुढ़िया, पूरी सड़क रोक रखी है। अचानक तेज बारिश होने लगती है। खेतों के बीच बनी कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर जाती है। दूर दूर तक हरी भरी फसलें लहरा रही होती हैं। यार, तुम्हारी वजह से हमारी गाड़ी चींटी की तरह चाल से चल रही है। वो गुस्से में बूढ़ी महिला को जोर से धक्का दे देता है। बारिश की वजह से महिला अपना संतुलन खो बैठती है और सीधे सड़क किनारे खेत में जा गिरती है। उनके सिर का घास का गट्ठर दूर जाकर बिखर जाता है। उनके हाथ और घुटनों में खून निकलने लगता है। अरे राम, बचाओ बेटा। उसी समय पीछे से छाता लेकर फैक्ट्री जा रही अंजलि ये सब देख लेती है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो बिना एक पल गवाए दौड़कर वहां पहुंचती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अंजलि गुस्से में उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? उम्र का लिहाज करना भी नहीं आता? इंसान हो या पत्थर? वो उसे जोर से पीछे धक्का दे देती है। लड़का कीचड़ में गिर पड़ता है। उसके बाकी दोस्त भी दंग रह जाते हैं। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। माँ जी उठिए, इन जैसे बदतमीज लोगों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है।
अंजलि बूढ़ी महिला को संभाल कर खड़ा करती है, फिर तेज कदमों से सीधे आरव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही होती हैं। तुम ही हो ना इनके लीडर? पैसे आ गए तो क्या इंसानियत बेच दी? तुम्हारे अंदर जरा भी एहसास नहीं है? दूसरों का दर्द समझना सीखो। क्या तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया गया? पूरे गांव में तुम्हारे कारनामों के चर्चे हैं। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि किसी गरीब या बुजुर्ग को सताओ। आरव बिना कुछ बोले बस अंजलि को देखता रह जाता है। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे इतना कुछ कहा होता है। यार कितनी खूबसूरत लड़की है। पहली बार किसी लड़की ने मुझसे बिना डरे इतनी खरी खोटी सुनाई है। अंजलि बूढ़ी महिला को छाता पकड़ाती है और उन्हें सहारा देकर वहां से चली जाती है। आरव वहीं खड़ा अंजलि को जाते हुए देखता रहता है। अरे यार बैठ भी जा, कब तक उस लड़की को देखता रहेगा? मुझे इस लड़की का पूरा पता चाहिए। ये कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ। अरे भाई, इसने तो तेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। इसे तो हम बताते हैं। कहीं की महारानी समझती है खुद को क्या? अरे मैंने जितना कहा है बस उतना ही करना। शाम तक मुझे इस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। दोनों दोस्त बाइक लेकर अंजलि के पीछे निकल पड़ते हैं। अंजलि बूढ़ी महिला को धीरे धीरे उनके घर तक छोड़कर आती है। दोनों दोस्त दूर खड़े होकर सब देखते रहते हैं। शाम होते होते दोनों दोस्त हवेली पहुंच जाते हैं। भाई लड़की का नाम अंजलि है, मोहन जी की बेटी है, गांव की सिलाई फैक्ट्री में काम करती है, खैर बहुत गरीब है। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शाम को बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्रीतम जी की विशाल हवेली के आंगन में पूरे 150 लोग आए होते हैं। चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहा होता है। तभी आरव तेज कदमों से ड्राइंग रूम में आता है। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही होती है। उसे देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा, आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे तुझे तो कभी कोई लड़की पसंद नहीं थी, आज अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? वो मोहन जी की बेटी है, नाम है अंजलि। मुझे उसी से शादी करनी है। बेटा वो लड़की बहुत गरीब परिवार से है, हमारी स्टैंडर्ड की भी नहीं है, और तू उसे जानता भी कितना है। आज ही पहली बार मिला हूँ, लेकिन वही लड़की मेरी जिंदगी है। बेटा आज तक तेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की, कपड़ों से लेकर जूतों तक जो मांगा उसी वक्त ला कर दिया। लेकिन बेटा लड़की कोई सामान नहीं होती जिसे पैसे से खरीद लिया जाए। शादी दो परिवारों का रिश्ता होता है। जितनी जरूरी लड़के की मर्जी होती है उतनी ही लड़की की रजामंदी भी होती है। मैंने कह दिया ना, मुझे अंजलि ही चाहिए। कल सुबह हम सब उसके घर जाएंगे। इतना कहकर आरव किसी की बात सुने बिना अपने कमरे में चला जाता है। पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। अगली सुबह बारिश थम चुकी होती है। हवेली के बाहर कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। प्रीतम जी, कमला, ताऊ, ताई, चाचा, चाची और परिवार के कई सदस्य तैयार होकर निकलते हैं। बेटा एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से हमारी बेइज्जती करके वापस भेज दें। अरे चाचा, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग मोहन जी के छोटे से घर में पहुंच जाते हैं। घर इतना छोटा होता है कि परिवार के कई सदस्य बाहर ही खड़े रह जाते हैं। अरे आइए आइए। मोहन जी जल्दी जल्दी सबके लिए कुर्सियां लगाने लगते हैं। भाई साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी अंजलि को पसंद करता है। अगर आपको मंजूर हो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है। अंजलि गुस्से से बाहर आती है। मुझे इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। ये लड़का गुंडा है। कल इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बूढ़ी औरत को परेशान किया था। पूरे गांव में इसके कारनामे के चर्चे हैं। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर अकेली रहूं। आरव पहली बार किसी लड़की से इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख चुप रह जाता है। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, हमारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम इसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर इसकी किसी बात से आपका दिल दुखा हो तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं भाई साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पूरा परिवार चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है। रात को बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा खिड़की से बारिश को देख रहा होता है। उसके मन में अंजलि की बातें बार बार गूंज रही होती हैं। पहली बार लड़की जिसने मुझे ठुकरा दिया। अंजलि, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगली सुबह अंजलि फैक्ट्री चली जाती है। उसके जाते ही आरव कई बड़े बड़े गिफ्ट लेकर मोहन जी के घर पहुंचता है। महंगे फलों की टोकरियां, मिठाइयां और कई जरूरी सामान देखकर अंजलि के माता पिता हैरान रह जाते हैं। बेटा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, हम इतने महंगे तोहफे नहीं ले सकते। अंकल आंटी, अंजलि को तो मेरी अच्छाई दिखाई नहीं देती। शायद आप लोग ही एक दिन उसे समझा पाएंगे। इसके बाद आरव लगभग रोज ही किसी न किसी बहाने उनके घर आने लगता है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने लगता है।
एक दोपहर तेज उमस और रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच मधुबाला की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें तेज चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। उसी समय आरव वहां पहुंच जाता है। अरे अंकल जल्दी आइए। आरव बिना देर किए मधुबाला को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। पूरे दिन आरव अस्पताल में रहकर उनकी सेवा करता है। शाम को फैक्ट्री से लौटकर अंजलि घबराई हुई अस्पताल पहुंचती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मेरी मम्मी के साथ तुमने कुछ किया तो नहीं? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज आरव समय पर नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बहुत अच्छा लड़का है, तू भी इसकी अच्छाई देखने की कोशिश कर। अंजलि चुपचाप अपनी मां को देखती रहती, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ दिखाई देती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अंजलि अपनी मां को घर लेकर आती है। रास्ते भर हल्की बारिश होती रहती है। मम्मी, हमें इन लोगों को कभी भाव नहीं देना चाहिए। लेकिन बेटा, नहीं मम्मी, मैंने ऐसे अमीर लोगों को बहुत देखा है। ये पहले एहसान करते हैं और फिर उसी एहसान का फायदा उठाते हैं। मैं इनकी किसी बात में नहीं आने वाली। दूसरी तरफ घर के बाहर खड़ा आरव यह सब सुन लेता है। अगली शाम आसमान में काले बादल घूम रहे होते हैं। तेज बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर जाता है। बिजली बार बार चमक रही थी। मधुबाला चारपाई पर लेटी होती हैं। उनकी आंखें तेज बुखार की वजह से लाल हो चुकी होती हैं। उन्हें बार बार जोर जोर से खांसी उठ रही होती है। अंजलि उनके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही होती है। बेटा, लगता है अब मेरे आखिरी दिन आ गए हैं। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती है तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बोलो मम्मी, मैं सब करूंगी। बेटा, आरव बहुत अच्छा लड़का है। उसने हमारी कितनी सेवा की है। वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरे मरने से पहले तू उससे शादी के लिए हाँ कर दे। मम्मी, अब ये क्या कह रही हो? बीच में आरव कहाँ से आ गया? मोहन जी भी पास आकर बैठ जाते हैं। बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है। ऐसा लड़का दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी आखिरी इच्छा समझकर हाँ कर दे बेटा। पता नहीं कल हम रहे ना रहे, कम से कम तेरी शादी की चिंता लेकर तो इस दुनिया से न जाए। अंजलि की आंखों में लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो अपने माता पिता की हालत देखकर टूट जाती है। अच्छा ठीक है, पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं आरव से शादी के लिए हाँ कर दूंगी। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ दिन पहले की बात होती है। रात को अंजलि के सो जाने के बाद मोहन जी और मधुबाला जी धीरे धीरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनिए, आरव सच में बहुत अच्छा लड़का है। हम इतने गरीब हैं, सामने से इतना अच्छा रिश्ता आया, इसे ठुकराना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंजलि कभी नहीं मानेगी। लेकिन वो लड़का तो उसके लिए मरने की बातें कर रहा था। अगर उसे मनाना है तो हमें अपनी सेहत का सहारा लेना पड़ेगा। जब उसे लगेगा कि हमारी हालत बहुत खराब है, तभी वो हमारी बात मानेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा लड़का तो सच में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दोनों अपने प्लान पर सहमत हो जाते हैं। पति पत्नी चोरी चोरी एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और आंख मार देते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। मोहन जी साफ कपड़े पहनकर प्रीतम जी की हवेली पहुंचते हैं। हवेली में 150 लोगों का परिवार मौजूद होता है। मोहन जी को देखकर सभी उनका स्वागत करते हैं। भाई साहब, अगर आपको अभी भी मंजूर हो तो हमें ये रिश्ता स्वीकार है। ये सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। आखिरकार अंजलि मेरी होने वाली है। उसी शाम हल्की बारिश हो रही थी। गांव के आम के बाग में अंजलि छाता लेकर खड़ी होती है। तभी आरव मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। देखा, आखिर हमारी शादी पक्की हो ही गई। ये शादी सिर्फ मेरे मम्मी पापा की खुशी के लिए हो रही है। अब तो मान जाओ ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें सच में दिखाई नहीं देता? आरव का मासूम चेहरा देखकर पहली बार अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ जरूर है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। मेरे परिवार का भी कितना ख्याल रखता है। पहली बार अंजलि के दिल में भी आरव के लिए जगह बननी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हवेली को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है। 150 लोगों का परिवार और सैकड़ों बाराती शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे जल्दी करो, हमारी बहू आने वाली है। आज तो हवेली में मेले जैसा माहौल है। बारिश की हल्की हल्की फुहारों के बीच आरव घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकलता है। आतिशबाजी, बैंड बाजा और नाचते हुए बाराती पूरे माहौल को शानदार बना देते हैं। मंडप में वैदिक मंत्र गूंज रहे होते हैं। 7 फेरों के दौरान आरव हर छोटी छोटी बात पर अंजलि का ध्यान रखता है। कभी उसका भारी लहंगा संभालता है। अरे संभल कर कहीं फिसल मत जाना। अंजलि मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। ये मेरी हर छोटी बड़ी बात का कितना ध्यान रखता है।
शायद मैं इसे गलत समझती रही। 7 फेरे पूरे होते ही दोनों हमेशा के लिए पति पत्नी बन जाते हैं। बारिश की बूंदें मानो उनके नए रिश्ते को आशीर्वाद दे रही थी। अंजलि की विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। आसमान में काले बादल छाए होते हैं। हल्की हल्की बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। आंगन में खड़े सभी लोगों की आंखें नम होती हैं। अंजलि अपने माता पिता से लिपट कर फूट फूट कर रो रही होती है। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। हाँ बेटा, हमें भी तेरी बहुत याद आएगी। तेरे बिना हमारा घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। खुश रहना बेटा, अब वही तेरा असली घर है। अंजलि अपने माता पिता के पैर छूती है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। अंजलि और आरव फूलों से सजी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अंजलि लगातार रो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव अपनी जेब से रुमाल निकालता है और बहुत प्यार से अंजलि के आंसू पोंछ देता है। अरे अब तुम्हारा हर आंसू मेरा है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अंजलि चुपचाप उसकी तरफ देखती है और पहली बार प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। आरव मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लेता है। तभी अचानक मौसम करवट बदल लेता है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा के साथ ओले भी गिरने लगते हैं। आगे चल रही कई गाड़ियां पानी की वजह से डगमगाने लगती हैं। अरे भैया, ये कैसी आफत की बारिश आ गई, आगे चलना ठीक नहीं होगा। अरे सभी गाड़ियां सड़क के किनारे रोक दो, पहले मौसम शांत होने दो। पूरी बारात की गाड़ियां एक लाइन में रुक जाती हैं। लगभग आधे घंटे बाद बारिश थोड़ी हल्की होती है। फिर सभी गाड़ियां धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगती हैं। कुछ देर बाद सभी गाड़ियां एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचती हैं। बारिश अभी भी रिमझिम हो रही होती है। जैसी अंजलि गाड़ी से नीचे उतरती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हवेली के बाहर पूरा 150 लोगों का परिवार 2 कतारों में खड़ा होता है। एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं। सभी के हाथों में रंग बिरंगी छतरियां होती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई नई बहू का स्वागत करने के लिए मुस्कुरा रहा होता है। हे भगवान, ये सारे लोग एक ही परिवार के हैं। अरे भाभी डरिए मत, अभी तो आधे लोग खेत से आए ही नहीं है। हाँ भाभी, पूरा परिवार गिनने बैठोगी तो शाम हो जाएगी। पहले अंदर आइए, फिर आराम से हाजिरी लगा लेना। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तेज बारिश में ताई अंजू, चाची सरिता और मामी नीतू छाता लेकर अंजलि के पास आती हैं। आओ बहू, अब अपने घर में पहला कदम रखो। तीनों प्यार से अंजलि का हाथ पकड़कर उसे हवेली के मेन दरवाजे तक लेकर आती हैं। आओ बेटा, लक्ष्मी बनकर इस घर में प्रवेश करो। आज से ये घर तुम्हारा अपना है। अंजलि कलश को पैर से धीरे से गिराती है और रंगोली पर अपने लाल पैरों के निशान छोड़ते हुए हवेली के अंदर प्रवेश करती है। अंदर हर तरफ लोगों की भीड़, हंसी मजाक और खुशियों का माहौल होता है। हे भगवान, यहाँ तो कम से कम 150 लोग होंगे। क्या सच में यही मेरा ससुराल है? अगली सुबह बाहर रिमझिम बारिश हो रही होती है। हवेली के बड़े हॉल में मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है। पड़ोस की सभी महिलाएं भी नई बहू को देखने आती हैं, लेकिन 150 लोगों के परिवार की भीड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव ही हवेली में आ गया हो। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू है। हमारी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है। अरे आरव ने हीरा चुना है, हीरा। सभी महिलाएं एक एक करके घूंघट उठाकर अंजलि का चेहरा देखती हैं और उसकी खूब तारीफ करती हैं। उधर अंजलि मन ही मन परिवार के लोगों की गिनती शुरू कर देती है। 1, 2, 10, 50। अरे तो सच में पूरे 150 लोग हैं। मैंने तो सोचा था 40-50 होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी आधी बारात ही घर में रहती है। ये सोचकर अंजलि खुद भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। क्या अंजलि कभी इस 150 लोगों के परिवार को अपना पाएगी? शाम को नई बहू के बैग खोलने की रस्म शुरू होती है। पूरा परिवार उसके चारों ओर बैठ जाता है। भाभी, अब तो गिफ्ट में मुझे सोने की चेन चाहिए और मुझे नया मोबाइल। मैं तो डायमंड की रिंग से कम पर नहीं मानूंगी। पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठता है। अरे अभी तो तेरी भाभी घर में ढंग से आई भी नहीं और तुम लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मेरी बहनों की फरमाइशें मैं पूरी कर दूंगा। अंजलि पूरे परिवार का अपनापन देखकर मुस्कुराने लगती है। उसे यह परिवार बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन 150 लोगों का इतना बड़ा परिवार देखकर वो अभी भी थोड़ी हैरान होती है। अगली सुबह फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवेली के एक हिस्से में सभी महिलाएं बैठकर बातें कर रही थीं। बच्चे पूरे घर में दौड़ दौड़ कर खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ पुरुष ड्राइंग रूम में बैठकर बिजनेस की चर्चा कर रहे होते हैं। पूरा 150 लोगों का परिवार एक साथ नजर आ रहा होता है। तभी ऊपर से तैयार होकर अंजलि नीचे आती है। बेटा, हमने सोचा है कि आज शाम तुम्हारा रिसेप्शन कर लेते हैं। तुम अच्छे से तैयार रहना। जी मम्मी जी। शाम होने से पहले आरव अपने कमरे में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर आता है। अरे देखो, पूरे शहर में घूमकर तुम्हारे लिए सबसे सुंदर गाउन लेकर आया हूँ। अंजलि उत्सुकता से बॉक्स खोलती है। अंदर बेहद खूबसूरत गाउन देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो कोई साधारण सी साड़ी भी पहन लेती।
मुझे पता है तुम हर कपड़े में सुंदर लगती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज रिसेप्शन में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरी पत्नी ही लगे। आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैंने आपको पहले समझा था। चलो आखिरकार मुझे तुम्हारा अप्रूवल तो मिल गया। दोनों हंस पड़ते हैं। अगली सुबह से ही हवेली के बाहर एक बड़ा सा टेंट लगाया जाता है। बारिश बंद हो जाती है, रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और बड़ा सा स्टेज सब होता है। गांव के लगभग सभी लोग रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। साथ ही 150 लोगों का पूरा परिवार भी नए कपड़े पहनकर मेहमानों के स्वागत में लगा होता है। पूरे गांव में चर्चा होती है कि गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर नई बहू आई है। अरे भाई, ऐसी रिसेप्शन पार्टी तो हमने आज तक नहीं देखी। आखिर प्रीतम जी के घर बहू जो आई है। तभी आरव और अंजलि हाथों में हाथ डालकर स्टेज पर एंट्री करते हैं। दोनों को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। बहू तो सच में चांद का टुकड़ा लग रही है। एक एक करके सभी मेहमान स्टेज पर आते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं और शगुन के लिफाफे भेंट करते हैं। फोटो खींचते हैं, हंसी मजाक चलता है और देर रात तक रिसेप्शन खुशी खुशी पूरा हो जाता है। अगली सुबह बाहर फिर रिमझिम बारिश हो रही थी। कमला अंजलि को रसोई में बुलाती है। बेटा, शादी की सारी रस्में पूरी हो गई, अब बस एक आखिरी रस्म बची है, पहली रसोई। आज ये रस्म पूरी होते ही तो इस घर की पूरी सदस्य बन जाएगी। जी मम्मी जी, आज मैं सबके लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। अंजलि सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा करती है, फिर बड़े मन से रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। वो पुलाव, शाही पनीर, गर्मा गर्म पूड़ी, दाल, रायता, सलाद, मीठे में खीर और सूजी का हलवा बनाती है। साथ ही बच्चों की पसंद का पास्ता भी तैयार करती है। आज मैं सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बस सबको पसंद आ जाए। थोड़ी देर बाद हवेली के बड़े डाइनिंग हॉल में लंबी लंबी टेबलें लग जाती हैं। 150 लोगों का पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अंजलि सभी को अपने हाथों से खाना परोस रही होती है। अरे वाह, हमारी भाभी ने तो कमाल कर दिया। भाभी, ये पास्ता तो होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे भाई बहू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। शाही पनीर तो ऐसा बनाया है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। हमारी भाभी सबसे अच्छी। सभी लोग अंजलि की जमकर तारीफ करते हैं। अंजलि के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। अब हर सुबह अंजलि को 150 लोगों के लिए नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन बनाना पड़ता है। सुबह से शाम तक वो रसोई में ही लगी रहती है। एक दिन वो सब्जी चलाते चलाते थक कर दीवार का सहारा ले लेती है। हे भगवान, ये रोज रोज 150 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं हो रहा है। मैं दोबारा सिलाई का काम कैसे शुरू करूंगी? मम्मी पापा की मदद कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हवेली में हर तरफ रौनक रहती है। किसी कमरे में चाचा ताऊ बातें कर रहे होते हैं, कहीं बच्चे खेल रहे होते हैं। सभी के अलग अलग कमरे होते हैं। महिलाएं बरामदे में बैठकर सब्जियां काटते हुए हंसी मजाक कर रही होती हैं। चाची, जरा मेरे कमरे में आइए ना, नई साड़ी दिखानी है। हे भगवान, इनके तो 150 लोगों के अलग अलग कमरे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये लोग कभी अपने अपने घर जाएंगे। लगता है पूरा खानदान यहीं रहता है। उधर बच्चे पूरे घर में दौड़ रहे थे। शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन एक भी दिन बारिश बंद नहीं हुई। बाहर तेज बारिश हो रही है। सभी लोग बरामदे में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई, पिछले 15 दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे सही कह रहे हो भैया, किसानों की तो कमर ही टूट जाएगी, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। भगवान, अब तो बारिश रोक दो। अंजलि भी वहीं खड़ी सबकी बातें सुन रही होती है। ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे और यहाँ बैठकर दूसरों की चिंता कर रहे हैं। आखिर इतने सारे लोग कब तक यहीं रहेंगे? अंजलि जैसे ही एक काम खत्म करती है, कोई दूसरा उसे आवाज लगा देता है। चाची, आज हमारे लिए नूडल्स बना दो ना। भाभी, मेरे लिए बिना मिर्च वाला बनाना, मैं तीखा नहीं खाती। और मेरे लिए मैगी भी बना देना। अंजलि एक के बाद एक सबकी फरमाइश सुनते सुनते परेशान होने लगती है। शाम को अंजलि थकी हुई कमला के पास आती है। बाहर बारिश अभी भी हो रही होती है। मम्मी जी, ये सारे लोग आखिर अपने अपने घर कब जाएंगे? ऐसा लगता है बस यहीं बैठे बैठे फ्री का खाना खा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मम्मी जी, इतने सारे लोगों का काम करते करते मैं थक जाती हूँ। बेटा, ये कोई मेहमान नहीं है, ये हमारा अपना परिवार है। अगर तू इन्हें अपना नहीं मानेगी तो सोच, किसी ने ये बात सुन ली तो उसे कितना दुख होगा। आपको तो सब आसान लगता है, आप भी तो बस बैठकर मुझे काम बता देती हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। इस घर का हर सदस्य तुझे अपनी बेटी की तरह चाहता है। थोड़ा समय दे, फिर तुझे भी ये 150 लोगों का परिवार अपना लगेगा। अंजलि चुप हो जाती है। अगली सुबह बाहर फिर से रिमझिम बारिश हो रही थी। रसोई में बड़े बड़े भगोनों में सब्जियां बन रही होती हैं। गैस के सभी चूल्हे जल रहे होते हैं। अंजलि अकेली लगातार 150 लोगों के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार कर रही थी।
उसके माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही होती है। हे भगवान, अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। शाम को हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। आरव और अंजलि बाहर पहली बार डेट पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे चलो, आज सिर्फ तुम और मैं, कोई काम नहीं, सिर्फ हमारी डेट। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं घर के बच्चे दौड़ते हुए आ जाते हैं। चाचा, हम भी चलेंगे। हाँ भैया, आपने कितने दिनों से हमें बाहर कुछ नहीं खिलाया। अब भाभी आ गई है तो हमें भूल गए क्या? देखते ही देखते चाचा, ताई, नंदे और कई बच्चे भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी भर जाती है। ये तो हमारी डेट थी, ये कब फैमिली पिकनिक बन गई। रेस्टोरेंट पहुंचते पहुंचते उनकी रोमांटिक डेट परिवार वालों का छोटा सा फैमिली डिनर में बदल जाता है। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन अंजलि पूरे समय चुपचाप बैठी रहती है। दिन बीतते जाते हैं। हवेली में किसी के लिए भी किसी के कमरे का दरवाजा खटखटाने का रिवाज नहीं होता। कोई भी कभी भी अंजलि के कमरे में चला आता है। भाभी, मेरी चुन्नी देखी क्या? भाभी, मेरा चार्जर है, यहाँ है क्या? भाभी चलिए ना, नीचे सब बुला रहे हैं। अंजलि 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाती। इस घर में तो कहीं चैन ही नहीं है। या तो रसोई में काम करो या फिर सबकी बातें सुनो। जिस दिन से यहाँ आई हूँ एक पल भी सुकून नहीं मिला। अंजलि काम तो किसी को मना नहीं करती, लेकिन अब उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन साफ दिखाई देने लगता है। ला बेटा, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। रहने दीजिए बुआ जी, आप लोग बस काम बता दिया कीजिए, वही काफी है। बुआ जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी भी साफ दिखाई देती है। परिवार के बाकी लोगों को भी अंजलि की बातें चुभती हैं, फिर भी कोई उसे पलटकर कुछ नहीं कहता। अगले दिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। घर के अंदर सभी लोग बैठे मौसम का आनंद ले रहे होते हैं। अरे आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। मैंने कुछ मेहमान भी बुला लिए हैं। बहू गर्मा गर्म पकौड़े बना देना। और साथ में आलू के पराठे भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। मेरे लिए साधारण खाना बना देना बेटा, पकौड़े अब मुझसे नहीं खाए जाएंगे। पूरा दिन अंजलि रसोई में ही लगी रहती है। शाम तक उसके पैरों और सिर में तेज दर्द होने लगता है। अरे बेटा, हमारे लिए भी कुछ बना दे, सुबह से ठीक से खाना नहीं खाया। ये सुनते ही अंजलि का सब्र टूट जाता है। बस बहुत हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मैं सुबह से शाम तक रसोई में खड़ी खड़ी टूट जाती हूँ और आप लोगों को बस खाने से मतलब है। पता नहीं आप लोगों का अपना घर भी है या नहीं। कब से यहाँ फ्री की रोटियां तोड़ रहे हैं। 150 लोगों की जिम्मेदारी मेरे अकेले के कंधों पर आ गई है। मेरे अपने घर में ही मुझे 2 मिनट की प्राइवेसी नहीं मिलती। जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई पीछे आ जाता है। इतना कहकर अंजलि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नीचे पूरा परिवार चुपचाप बैठा होता है। बहुत गलत बोल गई बहू। रहने दे कमला, उसकी भी कोई गलती नहीं है। 150 लोगों का परिवार संभालना आसान नहीं होता। बेचारी सच में थक गई होगी। बेटा, उसके पैरों में जरूर दर्द हो रहा होगा, गर्म पानी भर कर दे आ। नेहा गर्म पानी का टब लेकर अंजलि के कमरे में जाती है। भाभी, मम्मी ने आपके लिए गर्म पानी भेजा है, इसमें पैर रख लीजिए, आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद आरव कमरे में आता है। यार, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरे परिवार को बहुत बुरा लगा। प्लीज, अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, हम कल बात करेंगे। आरव बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन 1 महीना बीत जाता है। पहली बार आसमान बिल्कुल साफ होता है। तेज धूप निकलती है। अरे भाई वाह, आज तो कितने दिनों बाद धूप निकली है। अंजलि रोज की तरह सबके लिए खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में आती है। तभी उसकी नजर सभी लोगों के बैग और सूटकेस पर पड़ती है। मम्मी जी, सब लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मौसम साफ हो गया है, सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में जो कहा उसका मतलब ये नहीं था कि आप सब चले जाएं। अरे नहीं बेटा, हम तेरी वजह से नहीं जा रहे हैं। अंजलि की विदाई वाले दिन भी ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही होती है। कुछ रिश्तेदार अपने गांव के लिए निकलते हैं। रास्ता फिसलन भरा होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बड़ी मुश्किल से सभी अपनी जान बचाकर घर पहुंचते हैं। अरे भाई, किसी को भी गांव आने की जरूरत नहीं है। यहाँ बाढ़ का खतरा है। सरकार ने बाहर निकलने से मना किया है। कुछ दिन वहीं हवेली में रुक जाओ। अरे अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ सबको बता दूंगा, कोई नहीं जाएगा। बेटा, हमारे गांव में हर साल बारिश में बाढ़ का खतरा रहता है, इसीलिए हम सब यहाँ रुक गए थे। अब मौसम ठीक हो गया, इसीलिए वापस जा रहे हैं। अंजलि रोते हुए एक एक करके सभी बड़ों के पैर छूती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। हमें पता है हमारी बहू दिल की बहुत अच्छी है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। हवेली जो कुछ देर पहले हंसी से गूंज रही थी, अब एकदम शांत हो जाती है। एक शाम अंजलि बरामदे में चुपचाप बैठी होती है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी शांत क्यों है? मम्मी, जब सब लोग थे तब मुझे परेशानी होती थी,
लेकिन अब सब चले गए तो घर बिल्कुल सूना लग रहा है। अरे बस इतनी सी बात। आरव अपना मोबाइल निकालकर एक एक करके सभी रिश्तेदारों को फोन करता है। अरे सुनिए, अगले रविवार सब लोग फिर से हवेली आ रहे हैं। अंजलि ने सबको याद किया है। अगले ही दिन फिर से हवेली में चहल पहल लौट आती है। बच्चे दौड़ रहे होते हैं, बुजुर्ग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इस बार अंजलि खुद सबकी पसंद का खाना बनाती है। चाचा जी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े, दादी जी आपके लिए बिना मिर्च वाली सब्जी और बच्चों तुम्हारे लिए पास्ता तैयार है। पूरा 150 लोगों का परिवार एक साथ हंसता मुस्कुराता खाना खा रहा होता है। अंजलि के चेहरे पर भी अब सच्ची मुस्कान होती है। उसे आखिरकार एहसास हो चुका होता है कि बड़ा परिवार बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ी दौलत होता है। अगर आप लोगों का 150 लोगों का परिवार होता तो क्या आप लोग भी अंजलि की तरह परेशान हो जाते या धैर्य से काम लेते?